ओके, तो हम नाइन्थ के बी पार्ट पे थे और ये वर्ड प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। और ये रीजन मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे वापस। तो इस केस के अंदर यहाँ पर अगर आप देख सकें तो क्वेश्चन एक बार हम वापस रीड कर लेते हैं। हैड आरुष स्कोर्ड 8 more marks in a mathematics test out of 35 marks, 7 times these marks would have been 4 less than square of his actual marks. और हमें बोला है how many marks did he actually get। तो इसके अंदर हम आते हैं और अगर इसकी बात करें तो पेन को क्या होगी, एक सेकेंड। ओके, कर्सर पॉइंट नहीं आ रहा। ऑलराइट, एक सेकेंड। राइट, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आरुष के करंट मार्क्स जो है वो x है। ठीक है, तो आरुष के करंट मार्क्स हम अभी मान लेते हैं x। तो ये अभी की क्या है, करंट मार्क्स। ऑलराइट, अभी बोला है हैड आरुष स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स। तो 8 मोर मार्क्स लेंगे तो आरुष का स्कोर क्या हो जाएगा, x प्लस 8। ठीक है, आउट ऑफ 35 है। ठीक है, होने दो, अभी x प्लस 8 मार्क्स है उसके आउट ऑफ 35। आगे लिखा है 7 टाइम्स दीज मार्क्स। ठीक है, 7 टाइम्स दीज मार्क्स का क्या मतलब क्या हो गया, 7 टाइम्स इंटू एक्स प्लस 8। तो 7 टाइम्स दीज मार्क्स विच आर 8 मोर देन करंट मार्क्स, 7 टाइम्स दीज मार्क्स वुड बी 4 लेस देन स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स। तो एक्चुअल मार्क्स x थे, उसका स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर, और इससे भी क्या हो जाएंगे वो 4 लेस हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक हमें बनानी है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसके आराम से फैक्टर कर लेंगे। तो आप अगर इसे -12 और +5 में ब्रेक करोगे तो आपके पास ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 12 के बराबर और एक आ रही है -5 के बराबर। तो हम यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स अगर इग्नोर करना चाहें तो फिर हम आंसर दे सकते हैं 12। अगर पॉजिटिव मार्क्स ही मिलते हैं तो, जैसे बोर्ड में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आप यहाँ पर आपके दोनों आंसर आए हैं और अगर आपने कोई आंसर रिपोर्ट किया तो अपना रीजन लिख देना कि वी आर टेकिंग 12 एज ए आंसर, व्हाई, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कि नेगेटिव मार्क्स नहीं आएंगे। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि जैसे 12 मार्क्स है, अब 8 ज्यादा क्या हो जाएंगे 20, इसका 7 टाइम्स क्या हो गया 20 का 7 टाइम्स, 20 का 7 टाइम्स आ जाएगा 20 7 जा 140। ठीक है, और ओरिजिनली 12 थे मार्क्स तो उनका स्क्वायर हो गया 144, जिसमें से 4 हटाओगे तब भी क्या आता है 140। तो हमारा आंसर करेक्ट है। सेम चीज आप नेगेटिव के लिए भी चेक कर सकते हैं, बट आई गेस वो मोस्टली बोर्ड में आंसर 12 कंसिडर करेंगे। हाँ, अगर आप -5 भी लिख के आए तो फिर आप लिख देते कि एग्जामिनेशन में ऑल्सो हैव नेगेटिव मार्क्स, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन हमें यहाँ पर नाइन्थ के बी पार्ट के अंदर यहाँ पर हमें फ्रेम करनी थी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और 10th क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरी इमेज हम लेकर आ जाते हैं। तो एक मिनट। ऑल राइट, तो अभी हम कौन से सेक्शन पर है, अभी हम 3 मार्क्स वाले सेक्शन पे। 3 मार्क्स वाले सेक्शन में हमने 7th देख लिया है, 8th देख लिया है और 9th देख लिया है। और अब हम 3 मार्क्स वाला अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ओके, तो 3 मार्क्स वाला सेक्शन बी का लास्ट वाला पार्ट अभी हम देखेंगे। और ये कंस्ट्रक्शंस है तो ऑब्वियसली मैं कंपास ऑनलाइन यूज नहीं कर सकता, तो हम बस इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसकी बात नहीं कर पाएंगे। ओके, तो 10th वाले के अंदर क्या बोला है आपको, देखें 10th वाला, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है, रेडियस 5 विच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। तो पहले मैं आपको इसका रफ डायग्राम समझाता हूँ, वहां से आपको कंस्ट्रक्शन का हिंट मिलेगा। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस का तो सर्कल ये बनेगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं मान रहा हूँ कि आपने स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जस्टिफिकेशन कुछ बच्चे लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं, बट स्टेप्स आपको नहीं छोड़ने हैं। ऑलराइट, तो पहला स्टेप ये होगा, वही टेक अ सेंटर, कुछ भी ओ ले लें, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन गया। यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं कि ये 5। अभी समझो टेंजेंट्स एक दूसरे से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, 60 डिग्री। तो ये अगर एंगल है और यहाँ पर एक बार इरेज करते हैं, वापस बनाते हैं। अगर आपने यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया है और आपने यहाँ एक और टेंजेंट बनाया है तो इसके बीच का एंगल 60 होगा। तो ये 60 डिग्री है, थोड़ा सा 600 जैसा दिख रहा है, मैं इसको 60 डिग्री वापस लिख रहा हूँ। अब आप इसे सेंटर से जैसे ज्वाइन करेंगे तो थ्योरम 10.1 बोलती है कि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ये आप जस्टिफिकेशन में लिख सकते हो। ऑलराइट, तो ये 60 है, ये 90 है, 90 है। तो जस्टिफिकेशन जिन्होंने लिखा है वो एक तो थ्योरम 10.1 से यहाँ लिख सकते हैं कि क्यों ये एंगल 90 है। अच्छा, लेबलिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, पी क्यू आर ओ। ओके,
सेकंड चीज जो आपको जस्टिफिकेशन में लिखनी पड़ेगी, जो हमें एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में यूज करना है, वो है ये वाला एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम 360 होता है। ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है। तो अगर आप इन चारों का सम करने जाएंगे QOR के साथ, तो ये आ जाएगा 360। तो यहाँ से आपको एंगल QOR मिल जाएगा 120। तो जस्टिफिकेशन में ये दो चीजें चाहिएगी। स्टेप्स में आप वो लिखेंगे जो आप कर रहे हैं। स्टेप में पहला स्टेप क्या आएगा, आप सर्कल बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन वाइज दूसरा स्टेप क्या बनेगा कि जैसे मान लो आपने सर्कल बना दिया, अब ये सेंटर है, तो आप यहाँ पर जैसे क्या कर सकते हैं, कोई एक रेडियस मार्क कर ले 5, ये O हो गया, ये R हो गया। अब यहाँ से आपको 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो आपको 120 डिग्री आता है, हम सेमी सर्कल बनाते हैं, फिर यहाँ कंपास रख के एक आर्क कट करते हैं, फिर इधर कंपास रख के एक आर्क कट करते हैं, और ये 120 बन जाता है। ये बचपन से देखते हैं अपन तो। अब ये जहां कटेगा तो ये हो जाएगा Q पॉइंट Q, क्योंकि जस्टिफिकेशन में अपन ने लिख दिया है कि इसको 120 होना पड़ेगा। अब टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री पे होते हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप इधर यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आप यहाँ 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करें, फिर आप इसी तरह यहाँ पर भी 90 डिग्री क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, और इनको एक्सटेंड करने पर ये दोनों मिल जाएंगे P पॉइंट पे, और ये एंगल 60 बनाएंगे, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90। तो अगेन ये एनसीईआरटी का सवाल था और 3 मार्क्स का है, बट अगेन बहुत सिंपल है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि आप स्टेप्स के साथ ये दो जस्टिफिकेशन की चीजें लिखें ताकि क्लियर हो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ज्यादा लिखने में बुराई नहीं है, बट कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर जस्टिफिकेशन अवॉइड कर सकते थे। बट स्टिल आई बिलीव कि आपको स्टेप्स और जस्टिफिकेशन दोनों ही लिखने चाहिए। ठीक है। 11th फिर से आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए, और आसान चैप्टर है तो स्कोरिंग है। तो टॉप ऑफ 8 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब 4 मार्क्स है, अब स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। तो 4 मार्क्स में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए मैं ये वाला पार्ट एक बार इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो, तो अगर हम इस पर आए वापस, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक 8 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो ग्राउंड ले लेते हैं अपन इसे, और ये क्या है, हमारी 8 मीटर हाई बिल्डिंग है, और एक केबल टावर है। केबल टावर ऑब्वियसली बिल्डिंग से बड़ा होगा ना, बिल्डिंग थोड़ी होती है टावर से बड़ी, टावर बड़ा होता है। बट खैर ये अजम्पशन है, कुछ बोल नहीं सकते। तो पता कैसे चला सर आपको, ये देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर, बिल्डिंग के टॉप से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते, बिल्डिंग के टॉप से बनने वाला केबल टावर के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 है। इसलिए मैंने बोला कि ये ऊपर होगा। वो सब तो ऐसे ही कहने की बात है। ठीक है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज से समझना पड़ता है। फिर बोल रहे हैं कि केबल ये इसके हाइट के टॉप से, ये बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर जो है वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर अपन यहाँ से नीचे आएंगे इधर, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45, और एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन सेम होता है। अब आपसे पूछिए हाइट ऑफ टावर बताओ, तो यहाँ पर 3 चीजें ले सकते हो। एक तो जैसे ये 8 है, तो आपको स्टेप में लिखना पड़ेगा कि यार ये ना, ये रेक्टेंगल बन रहा है क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, सिस्टमेटिकली लिखेंगे। दूसरा ये निकाल सकते हो, इस राइट एंगल ट्राइंगल, इसको डी बोल दो, 8/d बराबर tan 45 है, जो 1 होता है। तो इसको मैं क्या ले लूंगा, 8। तो ये रेक्टेंगल है अगेन, तो ये भी क्या आ जाएगा, इसके सामने वाला 8। ऐसा, तो ये तो बेसिकली स्क्वायर ही बन गया। अब ये वाला पार्ट x है, नीचे वाला पार्ट तो हमें पता है 8 आ गया, पूरी हाइट चाहिए ना, 8 + x। तो ये x कैसे निकालेंगे, इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर क्या आ जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री। तो x आ गया आपके पास 8√3। तो कंप्लीट हाइट आपके पास आ जाएगी 8√3 + 8। तो बड़ा ही सिंपल है यार, है ना। 8 कॉमन ले लो, और √3 की जगह क्या रख दोगे, वैल्यू दे रखी देखो 1.732, इसमें आप 1 ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। अब अगर कैलकुलेशन आपने सही से करी है, तो इसके केस में आपका आंसर भी क्या आएगा, एंड में सही आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, और आंसर की यूनिट लास्ट में आपको ढंग से लिखनी पड़ेगी। ये 11th क्वेश्चन है हमारा। 12th पे आते हैं। 12th वाला क्वेश्चन सेम ऐसा एनसीईआरटी में कई सारे सैंपल पेपर में भी था, बहुत बार हमने देखा है ये। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, वही 10.2 सर्कल्स की सेकंड थ्योरम, कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ क्या है, बराबर है। तो आपको PQ + QR + PR, PQ + QR + PR क्या है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ट्राइंगल का पेरीमीटर है। तो उन्होंने तो इतना ब्रेक करके दे दिया, PQ + QR, वो ऐसे भी लिख सकते थे, प्रूव दैट 2PM बराबर ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो इतना प्यार से इतना सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ इसके केस में, इसको रीराइट ऐसे कर देते हैं अपन, 2pm बराबर pq प्लस qr प्लस pr। प्रॉपर स्टेप्स होना बहुत जरूरी है बेटा, तो यहाँ प्रॉपर लिखोगे आप, टू प्रूफ ऐसा करके ये प्रूफ करना है। अब थ्योरम 10.2 से आप क्या लिखोगे कि अच्छा P पॉइंट से टेंजेंट डलते हैं तो PM और PN क्या है, बराबर है। फिर ये दोनों Q पॉइंट से टेंजेंट है, ऐसा माना जा सकता है, तो QM और QS भी क्या है, बराबर है। फिर R पॉइंट से टेंजेंट डलते हैं तो RS और RN ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये सारी अपनी सेकंड वाली थ्योरम सर्कल की जो है वहां से रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये अपन को ध्यान में रखने हैं, और ये तीनों रिजल्ट लिखते ही अब बड़ा काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ से LHS से शुरू करके RHS तक पहुंचता हूँ। ट्वाइस ऑफ PM, अब क्योंकि PM और PN बराबर है तो मैं ट्वाइस ऑफ PM को PM प्लस PN भी लिख सकता हूँ, वाई यूजिंग दिस फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, अब PM को ब्रेक कर दो, कैसे ब्रेक करें सर, PM को लिख दो PQ प्लस QM, और पीएन को क्या लिख सकते हो, पीआर प्लस आर एन। ये तो डायरेक्ट ज्योमेट्री है ना, लाइन सेगमेंट के दो टुकड़े कर दी। अब ये सेकंड और थर्ड रिजल्ट यूज करो, क्यूएम को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, क्यूएम को रिप्लेस कर दो क्यूएस से। आरएन को किससे रिप्लेस कर दोगे, आरएन को रिप्लेस कर दोगे आरएस से। और ये आपका जो क्यूएस और एसआर का सम है, क्यूएस प्लस एसआर किसके बराबर है, डायग्राम में देख सकते हो, क्यूएस प्लस एसआर, ये देखो राइट से देखो, क्यूएस प्लस एसआर क्या हो जाएगा, क्यूआर हो जाएगा। तो ये आ गया पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, यही हमको प्रूव करना था। देखो ये रहा हमारे पास टू प्रूफ के अंदर। तो ये भी बड़ा सिंपल था। सिंपल क्यों था, वैसे तो स्टेप ज्यादा है और इसीलिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट आपने क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं आप सभी, इसीलिए ये लेंदी नहीं था। तो 12th में आई गेस ए अटेम्प्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। सेकंड देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, ट्राइंगल एबीसी है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब जो चीज बाहर होती है, इंस्क्राइब मतलब जो चीज अंदर होती है, और रेडियस है इसका 4 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस ही दे दिया यार, बताओ और कितनी हेल्प करेंगे आपकी। तो सेंटर से साइड को ज्वाइन करो, ये टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट होगा, है ना, और टेंजेंट 90 बनाता है। तो आप इसकी लेबलिंग कर सकते हो, जैसे इसको ई बोल दिया, इसको एफ बोल दिया, और ओ ई ले लो, ओ एफ ले लो, ओ डी ले लो। ये सारे के सारे 4 के बराबर होंगे, और ये सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे। ओ ई परपेंडिकुलर होगा ए सी के, ओ एफ परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ओ डी परपेंडिकुलर होगा किसके, ये परपेंडिकुलर का साइन है ना, ये किसके परपेंडिकुलर होगा, बीसी के। क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हैं थ्योरम 10.1 से कि सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो इतना हमने सबने बना लिया अभी तक। तो सच दैट सेगमेंट बीडी एंड बीसी, हाँ इनकी लेंथ दे दी, ठीक है। एरिया दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एबी एंड एसी। तो एबी और एसी की लेंथ निकालनी है। तो अब अपन, अच्छा ये सब परपेंडिकुलर की अपन बात कर रहे हैं, इसकी अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो थ्योरम 10.2 याद करो, एक्सटर्नल। अब ये मैं याद करवा रहा हूँ, वहां आपको लिखना है ना, एग्जाम में लिखना था आपको, तो गया पेपर वहां लिखना था। तो ये 6 है 6, तो ये भी क्या हो जाएगी 6। ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगी 8। अब ए एफ और ए बराबर होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर, तो इसको एक्स मान लेते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। तो ये मोर और लेस ऐसा लग रहा है कि अगर आपने एनसीईआरटी और कुछ सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं तो पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। बाकी तो अब केस स्टडी आएंगे तब पता चलेगा, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा हेरॉन्स फॉर्मूला लगाए, तो ए बी की लेंथ यहाँ x प्लस 6 है, AC की लेंथ यहाँ ऐड करेंगे x प्लस 8 आएगी, BC की 14 आएगी। तो जो 9 से 10th में है वो बच्चे हेरॉन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अभी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और एग्जाम में भी हो सकता है कईयों ने लगाया हो रूट एस एस माइनस ए वाला, तो वो उसमें मैं नहीं जा रहा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर दो, तीनों ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वाले का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है एक्स प्लस 6, और हाइट क्या है ये वाली ओ एफ। इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है कि ओ एफ इसके परपेंडिकुलर है, ओडी इसके परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पर इंटू में अपन क्या कर देंगे 4। इसी तरह दूसरा ले लो, ट्राइंगल एओसी ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस 8, और इसमें भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। और लास्ट में ले लो ट्राइंगल कौन सा, ओबीसी, इसमें भी क्या आ जाएगा हाफ इंटू यहाँ पर बेस है 14 और ये है 4। और इन तीनों को ऐड करने पर आपका एरिया 84 आ रहा है। तो देखो हाफ इंटू 4 तो सब में कॉमन है, हाफ इंटू 4 होता है 2, ये कॉमन ले लो। अंदर बचा x प्लस 6, एक्स प्लस 8 और प्लस का 14, इसको 84 के बराबर कर लो, बस हलवा हो गया। अब तो ये 42 आ गया,
और इधर सॉल्व करेंगे तो ये 2x + 28 बराबर 42 हुआ। यहाँ से x आ जाएगा 7। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आपका x 7 आया है तो साइड्स क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी 7 + 6 यानी 13 और BC हो जाएगी 7 + 8 यानी 15। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया। देखो 13 14 15 बन रहा है क्या, 13 14 15। देखो 13 स्क्वायर क्या होता है 169, 14 स्क्वायर क्या हो रहा है 1, नहीं 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 राइट एंगल नहीं बन रहा। 15 स्क्वायर 225, नहीं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। 3 4 5 बनाते 13 14 15। खैर उसकी जरूरत भी नहीं है, तो हम यहाँ 3 ट्राइंगल में डिवाइड करके एरिया ऐड कर सकते थे। और दूसरा तरीका हमारे पास था कि हेरोन्स फॉर्मूला लगाया जा सकता था। तो ये आपका सेक्शन सी का 11 और 12 है। अब 13 14 के लिए अपन केस स्टडी लेते हैं। तो पहले 13 वाली ये योगा पोजीशन उठाते हैं और इसको अपन नीचे लेकर आते हैं थोड़ा सा। ओके चलो, तो इसको एक बार बढ़ा करके देखते हैं कि क्या केस स्टडी। तो 2 केस स्टडी 4 मार्क्स ईच। तो अगेन केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर योगा डे के बारे में बता रखा है और ये आप पढ़ लेना आप पेपर के अंदर, मैं अभी नहीं पढ़ रहा। और ये टेबल बना रखी है, तो आई गेस स्टैटिस्टिक्स को काफी ज्यादा वेटेज दिया है इन्होंने, क्योंकि अपन मोड का क्वेश्चन कर चुके हैं, मीडियन का कर चुके थे ऑलरेडी और फिर से अपन इस पे आए। तो बेस्ड ऑन अबव फाइंड मीडियन, तो अगेन फिर से मीडियन लगाना पड़ रहा है। तो रेयर है बट हाँ सेम कंसेप्ट पे 2 सवाल बने हैं। तो क्लास इंटरवल लिखते हैं 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से हो गया 55, 55 से क्या आ गया 65, 65 से 75 और लास्ट में 75 से 80। नंबर ऑफ पीपल होंगे, फ्रीक्वेंसी जिन्होंने योगा परफॉर्म किया है 8 10 15 25 40। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड राइटफुली सो। मीडियन निकालने में इतना सफिशिएंट है 2 मार्क्स में। हाँ थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है। तो 8 18 ऐड करते रहेंगे इसे 33 58 98 और कैलकुलेशन सही है क्या आपने, ये आ जाएगा यहाँ पर 122 और 140। तो 140 जने हैं, तो कैपिटल एन आपका हो गया 140। अब यहाँ से अपन n/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 70 के बराबर। अब फॉर्मूला, अब CF जो इससे बड़ी है वो कौन सी, ये वाली 70 से जस्ट बड़ी यही है। तो अपन क्या लिखेंगे L प्लस n/2, फॉर्मूला पहले देख चुके अपन है ना, माइनस प्रीवियस वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी। डेटा बड़े प्यार से देते हैं यार, कैंसल आउट हो जाता है सब कुछ। ये 0 से 0 चला गया, ये आ गया 55 प्लस ऊपर बनेगा 12/4। ये लो, इस पे तो डेसिमल भी नहीं आया। तो 58 मीडियन नंबर ऑफ पीपल है जिन्होंने योगा किया है। अब नेक्स्ट में कुछ इंटरेस्टिंग है, अब मीन पर आए। हाँ मीन नहीं निकाला था अभी तक। If X more people of age group 65 to 75 had enrolled, the mean age would have been 58। अभी के मीन से मतलब नहीं है, बोल क्या रहे हैं कि अगर 65 से 75 में x जने और आते तो कितने हो जाते x + 24। और टोटल अभी 140 है, तो टोटल कितने हो जाते 140 + x। अब अपन मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन के लिए आपको क्या चाहिएगा, xi का कॉलम चाहिएगा एक, क्लास मार्क का। मिड पॉइंट देखो सबके क्या है 20 30 40 50 60 70 80, प्यारे प्यारे। तो आप यहाँ डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, अज्यूम्ड मीन भी लगा सकते हो। स्टेप डेविएशन एक्चुअली सबसे कम कैलकुलेशन ऑफर करता है, बट मैं कम रिकमेंड करूंगा क्योंकि कोर्स का हिस्सा नहीं था। ऑल्दो आंसर आता है सही, बट डायरेक्ट ही अज्यूम्ड मीन ही ले। अभी हम डायरेक्ट ही लेंगे। मीन क्या आता है, मीन को x बार भी लिखते हैं, कोई कोई जन म्यू से भी लिखते हैं। ये 58 है और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, ऐसा। तो अपन यहाँ एक कॉलम बना देते हैं FI इंटू XI का, मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 8 क्या होगा 160, 30 इंटू 10 300, ठीक है। 40 इंटू 50 क्या 15 क्या होगा 600। मैं एक बार बाकी का जो चीज है उसको हटा देता हूँ यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो। मीडियन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जो बच्चे से नोट कर रहे थे वो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। खैर वापस आते हैं इस पे। अब यहाँ पर अपन थे 50 इंटू 25 हो गया 1250, 60 इंटू 40 हो गया 2400। हाँ डायरेक्ट में कैलकुलेशन ज्यादा होती। 70 में क्या आ जाएगा 70 इंटू x + 24, है ना। इसको खोल सकते हो आप, ये बनेगा 70x + 1680 और 80 के साथ 18 है, 80 इंटू 18 आ जाएगा आपके पास 1440। अब ऐड करना थोड़ा ध्यान से, है ना, मेरे से भी गलती हो सकती है किसी से भी हो सकती है, तो एडिशन थोड़ा ध्यान से करना। तो ये तीनों जैसे, अगर एक तरीका तो ये सबको एक एक नीचे रख के कर दो, तो चलो वैसा ही ले लेते हैं। 70x लास्ट में अलग से ऐड कर देंगे।
तो 1680 है हमारे पास, 1440 है हमारे पास। इधर क्या आ रहा है, 2400, 1250, और इन तीनों को ऐड कर देता हूँ यहीं पे मैं, 900 और 160, 1060। ठीक है, तो अगेन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आंसर भी है तभी मार्क्स मिलेंगे, बट अभी हम कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। 12 7 12 17 23 कैरी टू 8 12 16 18 कैरी ऑन 2 4 5 6 7। तो एक बार प्लीज प्लीज कैलकुलेशन आप जरूर चेक करें, है ना, कि सही है या नहीं है, जब आप इसे खुद से वापस सॉल्व करें तब। तो यहाँ पर मेरा सम आ रहा है 7830, और एक 70 का एक्स है, और टोटल फ्रीक्वेंसी पहले 140 थी, अब एक्स जने और ऐड कर दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 58 इंटू 140 अलग से निकालना पड़ेगा। हाँ यस यस, क्वेश्चन लेंदी है जरूर, 4 मार्क्स के हिसाब से यार देखो ना, मीडियन भी निकलवा दिया, मीन भी निकलवा दिया, मजदूरी करवाई है मतलब, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो यहाँ पर 8120 आ रहा है, 8120 प्लस 58x बराबर 7830 प्लस 70x। अगर अपनी कैलकुलेशन सही है यहाँ तक, तो इसके केस में अपने पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपन इसे, तो आई गेस 8120 में से 7830 हटा देते, तो 092 290 बराबर 12x आ रहा है। नहीं, अब मुझे लग रहा है कैलकुलेशन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हो सकता है अपन ने कोई मिस्टेक करी है। एक बार वापस क्रॉस चेक करते हैं। तो क्लास मार्क हमने सही लिए थे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज यहाँ हमने सही उतारी है, ये भी ठीक है, और 65 से 75 में हमने x ऐड किया है, तो नीचे हमारे पास अब सही है, 140 प्लस x आ गया। एफ आई एक्स आई एक बार देख लेते हैं, 160 है, 300 है, 600 है, 1250, 2400, 70x प्लस 1680 और 1440। एडिशन अगर चेक करें अपन यहाँ पर, तो हमने इन सबको इधर लिख दिया, और 900 प्लस 160 भी हमने सही लिया है, और कैलकुलेशन चेक करेंगे तो 8 10 14 18 2 3 5 6 7, ये तो सही आ रहा है अपना। और नीचे 140 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 58x भी सही है। और कैलकुलेशन तो कोई मिस्टेक मैं भी ढूंढ नहीं पा रहा इसके अंदर, बट एक बार आप भी इसे चेक करें, और कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए अपना यहाँ पर ये 290/12 आ रहा है x, है ना। और इससे जो वैल्यू आ रही है अपने पास, ये 24 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो इसमें डेफिनेटली कहीं अपन ने मिस्टेक करी है। मीडियन तक तो सही था आई गेस, वहां पर तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी। तो डायरेक्ट मेथड में यही आपको कैलकुलेशन ध्यान से रखनी पड़ेगी। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 65 से 75 में इफ x मोर पीपल, तो यहाँ x आ गए, टोटल सम सही था, 18 33 58 98 और 42 140 प्लस x। एफ आई इंटू एक्स आई के समेशन में मुझे ऐसा लग रहा है हमने कहीं पे गलती कर दी। 58 इंटू 14 सही किया है, 232 और 23, ये सही है। इसमें कहीं गलती हो रही है, 20 इंटू 8 लिया हमने, ये 160 आ रहा है, और 30 इंटू फिर लिया 10 300, 40 15 है 600, 50 इंटू 25 1250, 60 इंटू 40 और 70 इंटू 24 प्लस एक्स, तो दो चीजें आ रही। और लास्ट में हमने क्या लिया, 80 इंटू 18, तो ये आ रहा है 1440। फिर मिस्टेक कहाँ हो रही है, तो ये था 900, फिर था 1060 और 2310 और 4710 6390। हाँ, इसके एडिशन में ही हो सकता है अगर कहीं मिस्टेक हमने करी है तो इसे एक बार ऐड कर लेते हैं वापस, 160 300 600, इसको 1060 लिखा है, एक 1250 है, एक 2400 है, और एक 1680 है हमारे पास, और एक 1440 है। तो यहाँ पर 0 ही आ रहा है। फिर 23 कैरी टू 8 12 16 18, ये भी सही है।
3 4 6 2 3 5 6 7। तो ये आई गेस सही आ रहा है। ठीक है, कंसेप्ट आई थिंक यही रहेगा। कैलकुलेशन एक बार आप लोग भी चेक करना और मुझे बताना, कमेंट्स में बता सकते हो कहाँ पर मिस्टेक हो रही थी। तो एक बार जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट्स में बताना कि कहाँ हमने पॉसिबली कैलकुलेशन एरर किया है इसके अंदर। तो 13 का ए आई गेस आ गया था, 13 के बी के अंदर मैंने कोई कैलकुलेशन ब्लंडर कर दिया है, जिस वजह से नहीं आ पा रहा है आई गेस। ठीक है, तो ये आप भी चेक करना और मुझे बताना कि कहाँ अपन ने मिस्टेक करी है इसके सॉल्यूशन के अंदर। तो अभी इससे एक शायद 290/12 आ रहा है जो कि इंटीजर नहीं है। तो लास्ट केस स्टडी पर आते हैं अपन, और लास्ट केस स्टडी के लिए अपन लास्ट इमेज लेकर आते हैं। तो लास्ट वाला शायद वॉल्यूम से रिलेटेड है, राइट? तो लास्ट वाले पर आ जाते हैं अपन, है ना? और देखते हैं कि इसमें अपन क्या करेंगे। तो ये रही अपनी लास्ट इमेज, इसको थोड़ा सा और नीचे लाना पड़ेगा। ओके। तो ज्यादा नीचे आ गए। अब इसकी एक बार साइज इंक्रीज कर दें, तो एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है ये। खुर्जा इज अ सिटी, ओके, ये सिटी सेरेमिक टाउन्स बनते हैं और क्लास 10th के बच्चों का वहाँ ले गए हैं। स्टूडेंट्स फाउंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे कुड रिलेट इट, कोई स्फीयर है, कोई सिलेंडर है, कोई हेमिस्फीयर है। तो जैसे ये आपका क्या हो जाएगा इसके केस के अंदर, ये वाला आपका हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है, और ये वाला आपका सिलेंडर है। और मैथ्स टीचर ने उन्हें बोला है, अब यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर इन फर्स्ट, ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर, एंड रेडियस एंड हाइट सेकंड सिलेंडर का दे रखा है। और हेमिस्फेरिकल बोल को क्या करना है, सिलेंड्रिकल जार में एम्प्टी करना है। तो ये अपना एनसीईआरटी जैसा हो गया, एक बोल है उससे अपन को क्या करना है, ग्लासेस भरनी है सिलेंडर वाली, कितनी ग्लासेस भरेंगे। तो पहले सिलेंडर, ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास, 2/3 के साथ पाई आर क्यूब, आर है 9 आपके पास, तो ये हो गया 2π/3, 9 का क्यूब होता है 729, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 2π इंटू 343 और 243। मैं इसको इसी फॉर्म में रख रहा हूँ, अभी पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से सिलेंडर बना रहे हो, सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई, और इसके केस में रेडियस है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 आर स्क्वायर, ये 2.5 आएगा, और हाइट 4 है, ये आ जाएगा 9π। तो कितने कर पाओगे, कितने सिलेंडर्स भर पाओगे, वो कैसे मिलेगा, डिवीजन से, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विल बी इक्वल टू, मान लो n सिलेंडर्स भरे, तो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसा लिखेंगे। तो 2π इंटू 243 हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को जब आप सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा कितने सिलेंडर है, इसीलिए मैंने पाई ओपन नहीं किया था। अब यहाँ डिवीजन हो जाएगा, 9 से ये कैंसिल होगा, 27 आएगा, तो 27 टू आ गया 54, यानी इस एक बोल से हम 54 हेमिस्फेयर ये सिलेंडर्स फिल कर सकते थे, राइट? लास्ट वाले में क्या है, इफ इन द सिलेंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर a conical funnel of same height and diameter is immersed, how much water will flow out of the jar। तो ये आप 9 से पढ़ते आ रहे हो ना, buoyancy, fluids। तो वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होता है, जितना ऑब्जेक्ट आप एंटर करोगे, जैसे मान लो आपके पास ये सिलेंडर है ना, डायग्राम बड़ा गंदा बन गया। इस सिलेंडर के अंदर आपने कोन रख दिया, अंदर ऐसे डाल दिया, तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना कोन का वॉल्यूम, जितनी जगह कोन खाएगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो आपको इसमें क्या निकालना है, कोन का वॉल्यूम निकालना है। कोन की हाइट सेम है, कोन का रेडियस सेम है, तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ मेरे को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 ऑफ 9π, ये आ गया 3π। अब आप पाए 22/7, 3.14 जो भी आप लेते हो वो लेकर इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इतना पानी सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ से बाहर आ जाए। तो ये वाली केस स्टडी बड़ी आसान थी, और इसमें आप मुझे एक बार बताना क्या कमेंट्स में आप लोगों का भी सेम आंसर आ रहा है या मैंने कोई कैलकुलेशन करी है मिस्टेक। तो आई थिंक पेपर मोर और लेस आसान था, और आप पूरे मार्क्स भी स्कोर कर सकते थे इसके अंदर। तो फर्स्ट 6 की तो बात कर चुके हैं, बड़े ही आसान थे 2 मार्क्स वाले, और 7th भी कर सकते थे, 8th भी कर सकते थे, 9th में क्वाड्रेटिक खोलनी थी पहले, और 9th का भी थोड़ा सा ट्रिकी था, वर्ड प्रॉब्लम थी इसलिए। 10th कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, 11th भी सिंपल है, 12th डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, 12th का जो और पार्ट है उसके हेरॉन्स फॉर्मूला वाला तरीका लग सकता था, और 3 ट्रायंगल में तोड़ा जा सकता था। और 13th इजी बट लेंदी, पहले मीडियन निकालना है इस डेटा से, फिर मीन दे रखा और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी, ओके।
और 14 वॉल्यूम का है, बट अगेन वेरी सिंपल, ठीक है। और 13th में बी पार्ट के अंदर अपना आंसर नहीं आ रहा, तो एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें दिख जाए तो, नहीं तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो यहाँ पर एज ग्रुप दे रखा है, एक्सआई सबके मिड पॉइंट सही लिए अपन ने, फ्रीक्वेंसी सारी की सारी सही है। 60 इफ एक्स मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप हैड एनरोल्ड फॉर द कैंप, 24 की जगह हो गए 24 प्लस एक्स, तो मीन एज 58 हो जाएगी। अभी क्या है मीन एज वो हमें पता नहीं, बट उसकी जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास क्या आया, इधर आएगा 160 आया था, इधर 200 आया था, इधर हमारे पास 40 इंटू 15 600 आया था। ओके 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 ओके, यहाँ 300 है, पहले ही गलती कर रहा हूँ मैं। 30 इंटू 10 और 20 इंटू 8, ये सही है अभी तक यहाँ पे। फिर 40 इंटू 15 किया, 50 इंटू 25 किया, 60 इंटू 40 भी किया, और 70 इंटू 24 प्लस एक्स, तो ये आ गया 1680 प्लस 70x, और लास्ट में 80 इंटू 18 किया, 18 एट 144 होता है, तो ये भी आ गया। तो आई गेस कैलकुलेशन वाइज तो कोई गड़बड़ लग नहीं रही है मुझे। तो ये 960 है, इसमें ऐड कर दो 3360, फिर 4560 और 4610, और इसमें ये ऐड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 6050, उसमें ये ऐड कर दो तो 7730, मैंने 7830 लिखा। ओके, क्या यही गलती है? एक बार वापस देख लेते हैं। 160, 300 और 900, ये 1060 लिख लिया था, 900 में 100 और 60 है, ठीक है। फिर 1250 लिया, 2400 लिया, 1680 लिया, 1440 लिया। बार कैलकुलेशन सही से कर लेते हैं, मुझे लग रहा है ये कहीं गलत तो नहीं है, 0000 है। फिर 12 17 23, 2 कैरी हो गया। ओके, मैंने गलती से जूम कर दिया शायद, एक सेकेंड, इसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर 2 आया था, 8 12 16 18, नहीं नहीं नहीं, वही आ रहा है। तो वही आ रहा है, उल्टा ऐसा लग रहा है यहाँ गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक ये 8 बनेगा, और फिर 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वापस 7 आ जाएगा, ठीक है। और हम इसे 7830, और प्लस में हमने लिया था यहाँ पे 70x, नीचे 140 प्लस एक्स था जो 58 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसके मल्टीप्लिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है। तो आप इसे एक बार चेक करें और कैलकुलेशन का कुछ मुझे बताएं। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से पेपर इजी है, कैलकुलेशंस में ध्यान रखना था, लेंदी उतना नहीं है जितना हमें लग रहा है। कुछ मैं 2 घंटे के फ्रेम में नहीं करके आराम से कर रहा हूँ, तो मुझे आसान लग सकता है। और बाकी आप फीडबैक बताएं सभी जने कमेंट्स में, जो 10th के बच्चे हैं उनका कैसा हुआ, और जो 9 टू 10th है वो बताएं कि 9th के कौन से नॉलेज है जिससे आप ये कर सकते हैं। जैसे 9th में आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा है, तो आप वॉल्यूम वाली केस स्टडी कर सकते हो। आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो आप क्वाड्रेटिक वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताएं क्या क्या है। और अभी काफी टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड हुए हैं, और मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि इस पर मैं रेगुलर रहूं, चाहे वो 9th के वीडियो हो, 10th के हो, जेई के लिए हो, 11th 12th के, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे बताएं। तो कुछ आइडियाज वेलकम है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहें तो प्लीज बताएं, और वीडियो शेयर करें ताकि अपना चैनल ग्रो कर सके, और अच्छा मोटिवेशन होगा वो डेली वीडियोस अपडेट करने का। तो वापस ट्राई करते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ मिलने की, और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।